नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 10 दिनों में 1 लाख से लेकर केसेस जो है डबल हो चुके हैं। मतलब 24 घंटे में एक लाख से बढ़कर केसेस अब 2 लाख होने लगे हैं। ऐसे में कोरोना कहर बरपा रहा है। लोगों के बीच एक अलग सी दहशत हो रखी है। आप लोगों के कई सवाल थे, आप लोगों ने हमसे पूछे भी कि क्या वैक्सीन से इसका समाधान है। अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आप घर में रह के कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, या फिर मास्क पहनना कितना जरूरी है। तो हमने सोचा क्यों ना इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम किसी एक्सपर्ट से बात करें। तो आज लोकमत में हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल के बहुत ही सीनियर डॉक्टर प्रशांत सक्सेना जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में। धन्यवाद। सर, पहला सवाल यही है, कोरोना की सेकंड वेव कितनी खतरनाक है? देखिए, इस बार खतरा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत सारे पेशेंट्स एकदम से आ गए हैं हमारे सामने। तो हॉस्पिटल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स के अंदर जो फैसिलिटीज़ है, एकदम से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं क्योंकि एकदम से रेडी नहीं थे लोग। तो मेन इश्यू ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, मैन पावर रिक्वायरमेंट जो होता है, वो हमारे पास अभी उतना नहीं है। और इतनी तेजी से फैला कि डॉक्टर्स और नर्सेज भी बहुत ज्यादा बीमार हो गए। इसके अलावा जो पैरामेडिकल फोर्सेस होती हैं वो भी बीमार हैं। तो एक तो चैलेंज ये है कि पेशेंट्स को डील करने का चैलेंज है। देन दूसरा चैलेंज ये है कि हमारे पास इक्विपमेंट उतना ज्यादा नहीं है अभी भी, और पेशेंट्स के लिए बेड्स भी क्रिएट नहीं कर पाए क्योंकि पहले से ही पेशेंट जो थे कि हमारे यहाँ सारे हॉस्पिटल जो थे नॉर्मल चल रहे थे। सारे पेशेंट्स नॉर्मल एडमिट हो रहे थे, नॉन कोविड जो होते हैं। अब वो ऑलरेडी एडमिटेड थे, फिर एकदम से कोरोना आ गया, तो अब हमारे को उन पेशेंट्स को डिस्चार्ज करके नए पेशेंट्स लेने हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि अभी जो केसेस आ रहे हैं वो यंग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कई सारे पेशेंट्स हमने देखे हैं इस समय, ऑलमोस्ट 60%, 55 to 60% पेशेंट्स आर यंग। एंड यंग पर्सन जो होते हैं ये बहुत ज्यादा हैं, और जो बीमारी देखने को मिल रही है ये भी पहले के मुकाबले हम देखें थोड़ी सी सीवियर है। क्योंकि जितने भी पेशेंट्स आए हैं उनका जब हमने सीटी स्कैन कराया है या ब्लड टेस्ट कराया है तो पिछले साल के मुकाबले खराबी ज्यादा देखने को मिली है, और इन पेशेंट्स में हमें ज्यादा अग्रेसिव होकर ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। वो भी चैलेंज है। दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है दवाइयों का। कई इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं जैसे रेमडेसिविर है या इवन प्लाज्मा थेरेपी है जो हम लोग यूजुअली सिक पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं, ये भी शॉर्ट हो गई है, अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है इन चीजों की पेशेंट्स को। दूसरा चैलेंज ये है कि जो पीसीआर रिपोर्ट्स हैं, आरटीपीसीआर इतने ज्यादा हो रहे हैं कि पहले तो 8 घंटे में रिपोर्ट आ जाती थी, अब हमारे को 2 दिन में या 3 दिन में रिपोर्ट मिल रही है। तो तब तक के लिए पेशेंट एक ग्रे जोन में रहता है, उसको मालूम नहीं है वो कहाँ जाए। बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि हॉस्पिटल कोई भी जो है बिना कोविड की रिपोर्ट के एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हमें मालूम ही नहीं है वहाँ कोविड क्या है तो हॉस्पिटल गेट से ही बाहर भेज देता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि पेशेंट बहुत सफर कर रहे हैं जी इस वजह से। बिल्कुल, सर ने बहुत ही ज्यादा जो स्थिति है बता रखी है कि किस तरह से चैलेंजेस हैं। सर, कई लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या कोरोना वैक्सीन आपको कोरोना से बचा सकती है? कैसे बचा सकती है वैक्सीन? देखिए, वैक्सीन को अगर मैं बिल्कुल ही लेमैन टर्म्स में बोलूं तो वैक्सीन एक तरीका है बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा करने का किसी भी इंफेक्शन के अगेंस्ट। तो कोरोना वैक्सीन जब हम लगवाते हैं तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं जो कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करती हैं और उस वायरस को रोकती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो वायरस हमारे शरीर में नहीं घुसेगा। करेक्ट। वायरस हमारे शरीर में घुसेगा, एंटर करेगा, बीमारी भी करेगा, लेकिन एंटीबॉडीज की वजह से वो बीमारी लिमिटेड हो जाएगी और बीमारी हमारे को डेंजरस तरीके से नहीं फैलेगी और हमारी जान भी नहीं जाएगी। तो वैक्सीन का फायदा ये होता है कि सीरियस डिजीज या गंभीर बीमारी का बचाव हो जाता है वैक्सीन लगवाने से। बिल्कुल। सर, लेकिन कई कई लोगों को कुछ बहुत सारे ये भी सवाल रहते हैं कि वैक्सीन लगाने से पहले क्या हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, वैक्सीन जब भी आप लगवाते हैं तो ध्यान रखिए वैक्सीन एक प्रोडक्ट है जो कि आर्टिफिशियली आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो कोई भी इंसान जिसको एलर्जी की या कोई भी किसी भी चीज़ से पहले किसी वैक्सीन से या ड्रग से एलर्जी की हिस्ट्री है, वो ज़रूर बताएं डॉक्टर को अपने, क्योंकि
हो सकता है कि फिर आपको वैक्सीन ना दी जाए। ये एक डॉक्टर को इवेल्युएट करना है। और वैक्सीन जो है हमेशा एक डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ आप बीमारियों से ग्रसित हो, या कैंसर हो, या आपको कीमोथेरेपी चल रही है, या कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही हो जो कि वैक्सीन आपको उस समय नहीं लगवानी है। तो ये आपको डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना है। बिल्कुल। देन बिफोर द वैक्सीन अपने को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है, खाना-पीना खा के जाना है। वहाँ पे जो भी कोविड की वैक्सीन लगवाते हुए हमने देखा होगा कि भीड़ की भीड़ टूट पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको सारे नॉर्म्स में पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजेशन ये सब यूज़ करना है, वैक्सीन लगवाने से पहले। बिल्कुल। और कुछ लोगों को खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही होती हैं, ब्लड थिनर्स चल रहे होते हैं, वो ज़रूर बता दें, क्योंकि क्या होता है कि कभी-कभी इंजेक्शन लगवाने वाली जगह पे स्वेलिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये डॉक्टर्स को पहले से बता दें, ताकि वो नर्स इंजेक्शन लगाने से पहले ध्यान रखें। बिल्कुल, मतलब सर क्रॉनिक डिजीज जिनको है, चाहे डायबिटीज है, चाहे हार्ट पेशेंट है या कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वैक्सीन लगानी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। सर वैक्सीन अगर आपको लग जाती है तो उसके बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेने, क्योंकि कई लोगों को सर फीवर हो रहे हैं, हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है। जनरली ये वैक्सीन बहुत सेफ होती हैं, इसमें सिम्पटम्स बिल्कुल नहीं होते, एडवर्स इफेक्ट भी नहीं है। कुछ लोगों में माइल्ड रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आपने बताया फीवर हो सकता है, जो कि 1-2 दिन चल सकता है, उसके लिए क्रोसिन खा सकते हैं, खूब पानी पीजिए। दूसरा, जहाँ इंजेक्शन लगता है वहाँ पे दर्द हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, तो उसके लिए वहीं अगेन यू हैव टू टेक कोई भी एनाल्जेसिक या लोकल ऑइंटमेंट लगा के वो चीज़ ठीक हो सकती है। आम तौर पे हम लोग वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे तक पेशेंट को वहीं रोकते हैं, ताकि ये देखने को कोई एलर्जी या कोई इमीडिएटली कोई रिएक्शन तो डेवलप नहीं हो रहा। उसके बाद उस पेशेंट को हम घर भेज देते हैं, और पेशेंट को हम बोलते हैं कि एक तो कोई भी हैवी ड्रिंकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना होता है वैक्सीन के दौरान, ताकि वैक्सीन की इफेक्टिविटी कम ना हो जाए। दूसरा, किसी भी तरीके की आपको और दवाइयाँ चल रही हैं तो वो ज़रूर कंसल्ट कर लें अपने डॉक्टर से कि वो वैक्सीन के बाद कब लेनी है। कई बार देखा गया है कि जो डायबिटिक्स होते हैं और जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं, लोग लेके नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि वैक्सीन से कुछ ना हो जाए। फिर क्या होता है कि एकदम से उनका बीपी बढ़ जाता है या शुगर बढ़ जाती है। तो हमेशा बिल्कुल। वैक्सीन के आस-पास डॉक्टर से पूछ के आएँ कि कैसे शेड्यूल करना है अपना चेंज। इसका ध्यान ज़रूर रखना है। बिल्कुल। सर आजकल जैसे आपने बताया कि जिस तरह से हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो रहे हैं और बेड्स की कमी भी आ रही है हॉस्पिटल में, तो सर कई पेशेंट्स जो हैं वो होम आइसोलेशन में, जिनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स है, तो सर ऐसे टाइम पे वो अपना कैसे ख्याल रखें? जो लोग घर पे आइसोलेटेड हैं, देखिए सबसे पहला ध्यान मेरे को ये देना है कि लोग अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखें। डाइट हमेशा ऐसी चीज़ है जो कि आपको बीमारियों से बचाती है। तो लोगों के कई सारे वहम होते हैं। मेरा कहना ये है कि नॉर्मल खाना खाना है, पौष्टिक खाना खाना है, और जो भी स्पाइसी फूड होता है, खट्टी चीज़ें होती हैं, जो ठंडी चीज़ें होती हैं, वो ना लें। इसके अलावा आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, फल-फूल सब खा सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं। कोई भी बाहर के प्रोडक्ट्स ना लें, जैसे कैन्ड जूसेस होते हैं या पेपरी मिक्स्ड जो फ्रोज़न फूड होते हैं, वो मत खाइए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो आपकी दवाइयों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आइसोलेशन प्रिकॉशंस का बहुत ध्यान रखना है। कई लोग क्या होता है कि बहुत जल्दी घर से बाहर निकल आते हैं विदाउट टेकिंग एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, सोशल और अपना जल्दी क्वारंटीन ब्रेक कर देते हैं। वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि बीमारी आपकी दूसरों को भी फैल सकती है। और कई घरों में ऐसा होता है कि एक जने को होता है, बाकी लोगों को नहीं होता। डेफ़िनिटली देन उस बंदे को आइसोलेट करके रखना है, उनके साथ पूरे हमें प्रिकॉशंस बरतने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, उनका खाना-पीना, बर्तन, ये सब अलग रखने हैं। और सारा जो वातावरण है उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट रखना है। जिन घरों में सारे लोग पीड़ित हैं, वो लोग आस-पास रह सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को मास्क पहन के रहना है, अलग बट से, सब लोगों बिल्कुल। को एक-दूसरे के साथ सावधानियाँ ज़रूर बरतनी है, एक-दूसरे का ध्यान रखना है। मेन चीज़ होती है कि हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि 2-3 दिन तक कोई सिम्पटम्स डेवलप नहीं होते, तो कुछ रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं होना है, क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी है जिसमें 5-6 दिन के बाद ये खराब होती है। बिल्कुल। इस बिल्कुल। चीज़ का बिल्कुल। ज़रूर ध्यान रखना है कि सिम्पटम्स जो है 5-6 दिन के बाद आने शुरू होंगे। इनिशियल फ़ेज़ में बिल्कुल क्वाइट रह सकती है बीमारी। तो सैचुरेशन नापते रहें, कोई भी नई खाँसी हो, साँस फूले, छाती में दर्द हो, इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। ऐसा कुछ होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास या डॉक्टर से वीडियो कंसल्ट कर लें। बिल्कुल। सर आरटीपीसीआर में जिस तरह से आजकल थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आरटीपीसीआर से बेटर है कि सीटी स्कैन या एचआरसीटी करा ले सर? सीटी स्कैन और एचआरसीटी देखो कराने के लिए पहली चीज़ तो आपको जाना पड़ेगा। अगर आपका आरटी-पीसीआर नहीं है तो दूसरा आपको
आप सारे लोगों को, उन लोगों को खतरा है आपकी वजह से जो कि नॉन कोविड है, जिनका सीटी बिल्कुल स्कैन हो रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहले तो ध्यान रखें, अगर आपको सीटी स्कैन कराना ही है तो कोविड फैसिलिटी में सीटी स्कैन कराएं, या फिर कई जगह सीटी स्कैन के टाइमिंग्स हैं, उसी टाइमिंग्स में आप जाएं, आप दूसरों के लिए खतरा ना बने। नंबर टू, सीटी स्कैन से हमें डेफिनेटली चेंजेस पता लग जाते हैं, अर्ली चेंजेस पता लग जाते हैं कि सीटी में आ रहे हैं। सो डेफिनेटली कोविड के कुछ टिपिकल चेंजेस होते हैं, तो हमें फायदा मिलता है कि हम जल्दी उसका इलाज कर सकें। लेकिन मेरा ये मानना है कि सीटी में अगर चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट को भी सिम्टम्स हो रहे होते हैं। पेशेंट को बुखार होगा, थोड़ा खांसी होगी, सांस फूल रही होगी, या ऑक्सीजन फ्लक्चुएट कर रहा होगा। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स होते हैं तो हम पहले ही डॉक्टर से अगर कंसल्ट करेंगे तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि हमें पीसीआर या सीटी स्कैन का वेट करना है। मेरा अभी भी मानना है कि सीटी स्कैन लिमिट करना चाहिए इनिशियल फेज में, क्योंकि सीटी स्कैन के चेंजेस जो हैं कुछ दिनों बाद आते हैं, या फिर बाद में बीमारी जब अग्रेसिव होती है तब कराएं। वरना क्या होगा, बार बार सीटी स्कैन कराने पड़ेंगे, कॉस्ट भी बढ़ती है और आपको भी खतरा है, दूसरों को भी खतरा है उसका। सर बहुत लोगों को लंग्स भी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है कोरोना, तो सर अभी जैसे जो नॉर्मल लोग भी है, जो अभी घरों में भी है, सर लंग्स को कैसे मतलब स्ट्रॉन्ग रखे? देखिए, हेल्दी लंग्स एक हेल्दी बॉडी है बोले या हेल्दी लंग्स बोले, मेरा मानना ये है कि पहले तो स्मोकिंग और अल्कोहल दो चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल लंग्स के फेवर में नहीं होती, और हमें बिल्कुल भी इन चीज़ों से अगर हम कर रहे हैं तो दूर रहना चाहिए, स्पेशली व्हेन वी आर इल। नंबर टू, खाने में जो होता है, बेरीज जो होते हैं, बेरीज, सिट्रस फ्रूट्स और इस तरह के जो भी फल होते हैं, ये बहुत फायदेमंद होते हैं लंग्स के लिए। नंबर टू, हाइड्रेशन बहुत जरूरी होता है, लोग पानी कम पीते हैं। लंग्स के एडिक्वेट फंक्शनिंग के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। खूब पानी पीजिए, अनलेस कि आपको मना है ज्यादा पानी पीना, आप खूब पानी पी सकते हैं। देन सुबह उठ के जरूर आप अपने एटलीस्ट बालकनी में या कहीं भी, अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ ठंडी सांस लीजिए, व्यायाम करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और 10 सेकंड सांस रोक के गहरी गहरी धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। ये सब चीजें इतनी सिंपल होती हैं लेकिन हम लोग कभी करते नहीं है। करते नहीं है, बिल्कुल। और साथ में जैसे फूंक मारनी है, गुब्बारा भरना है, ये नॉर्मल छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं जो कि लंग्स को इन्फ्लेट करती हैं, लंग्स को हेल्दी रखने में मदद करती हैं। देन कई लोग जो होते हैं अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन, ये सब चीजें बहुत करते हैं घर में। मैं ये बताना चाहूंगा, इंडोर पोल्यूशन जो होता है ये लंग्स के लिए इतना खतरनाक है, आउटडोर पोल्यूशन से भी ज्यादा। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखें, स्पेशली जिन लोगों के सेंसिटिव लंग्स हैं, या कि बच्चे हैं घर में, या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, कि इंडोर पोल्यूशन इन चीजों से बहुत होता है। तो इस घरों में ये बिल्कुल भी ना करें, और कर भी रहे हैं तो अपने खिड़की दरवाजे खोलें, ताकि ये जो धुआं भर जाता है अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन से, लकड़ी जलाने से, ये प्लीज ये घर से बाहर निकालें। कई लोग जो होते हैं स्प्रेस का यूज करते हैं, मॉस्किटो रेपलेंट्स होते हैं, ये सब बहुत यूज जी हो रहे हैं आजकल। जी अगेन इसका ध्यान रखें कि ये मॉस्किटो रेपलेंट स्प्रेस जो होते हैं, आप कमरे में जब डालें जब आप नहीं हैं, जी। और फिर उसके बाद कमरा खोल के हवा चला के फिर आप कमरे में एंटर करें। ओके। वरना क्या होता है, इसमें जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं आपके लिए भी हार्मफुल होते हैं। इफेक्ट करते हैं, ओके सिमिलरली ओके। कछुआ छाप होता है, ये कछुआ अगरबत्ती, ये सब जो होता है, इससे धुआं बहुत होता है। ये भी आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे कि ये धुआं बाहर निकल पाए, वरना हम लोगों को इनकी जो पॉइजनस गैसेस होती हैं उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। सर आखिरी सवाल ये है कि आजकल ये बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि मास्क तो पहनना ही है, लेकिन डबल मास्क पहने। नहीं, ये देखिए, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, या कि हाई एक्सपोजर एनवायरनमेंट है, आप मेट्रोज में हैं, बसेस में हैं, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप N95 मास्क पहनें, ओके। क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है, आप लोग पास भी होते हैं, और यू हैव अ रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द इन्फेक्शन। अदरवाइज जनरल पब्लिक, जनरल एरियाज में आपको सिंपल मास्क जो अवेलेबल है कॉटन का, डबल लेयर या 3 लेयर मास्क अवेलेबल है मार्केट्स में, वो पहनना है। दो मास्क पहनने से कुछ नहीं होगा, आपकी बस ब्रीदिंग और डिफिकल्टी होगी आपकी, आप बार बार मास्क ऊपर नीचे करते रहोगे, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। तो एक ही मास्क पहने। 3 लेयर मास्क जो होता है वो सबसे कारक होता है, वो आप किसी भी मटेरियल का पहन सकते हैं, और जो इंडस्ट्री में काम करते हैं या जो जो कि लोग क्लोज एनवायरनमेंट में है, उनके लिए N95 मास्क। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत सक्सेना, जिन्होंने कोविड के इस दूसरी लहर में जितनी आपके सवाल थे, जितनी आपकी शंकाएं थी, उनका जवाब देने की कोशिश करी है। बिल्कुल बहुत सारी ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है। इस वक्त स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है, घर पे रहिए, मास्क पहनिए, लगातार अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए, हाथ धोते रहिए,
और घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत जरूरी काम हो। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये हेल्थ का वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो आपके लिए बिल्कुल जो है इम्पोर्टेंट साबित होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए हेल्थ इशू के साथ। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस हेल्थ इशू के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे कि किसी अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट से आपके जो सवाल होते हैं किसी भी हेल्थ इशू को लेकर, हम उसको आप तक पहुंचा सके या आपके सवालों का जवाब दे सके। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।